अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा ज़रा मुझे पहले दो चीज़ें बताना, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शेयर क्लियर हो रही है? ये दो चीज़ें बताओ, उसके बाद फिर मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ओके, बस 2 मिनट दो, 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट दो, 1 मिनट में बस कैमरा ऑन करते हैं, फिर आज से पास पेपर स्टार्ट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी अभी 3 क्लासें होंगी, इसके अंदर हम अपनी एब्ज़ॉर्प्शन को तकरीबन कोशिश करेंगे कंप्लीट कर जाएँ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अभी मैं भी आ रहा हूँ ना, कैमरा आ गया? चैट बॉक्स खोल लेता हूँ मैं ज़रा। ओके, द चैट बॉक्स। देखो कैमरा भी आ गया। ओके, हाय। अच्छा यार, ये एक क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 13 था। अच्छा ये मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था, तो मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि सर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो वो मैंने देखा, तो वो बुक के अंदर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं दी हुई थी, तो अभी हम ये दोबारा से पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और एक सेकेंड, ओके। और ये पूरा दोबारा से क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा हाथ जो है वो इस टॉपिक के ऊपर जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना स्ट्रांग कर सके। मजे का है, आसान है, ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं होती हैं, बस आपका दिमाग जो है वो बड़े बेसिस पे चलना चाहिए, यानी कि आपका जो दिमाग है उसकी बेस जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू नीड, और आप आराम से इसको कर जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपके पास पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन जो है ये समझ लीजिए कि नवंबर 2007 का क्वेश्चन है। नवंबर 2007 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनवर्ड्स हम करते जाएंगे इसको, राइट? अच्छा, पहले बोलता है कि कोई एक कंपनी है, राइट? बोलता है ये न्यू स्टेट फर्नीचर लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ वुडन बेंच। क्या करते हैं ये एक कोई फर्नीचर प्रोडक्शन कंपनी है, फर्नीचर्स बनाती है, 3 टाइप के वुडन बेंच बना रही है। बोलता है सिंगल सीट, एक बेंच ऐसी बनाती है जो सिंगल सीट बेंच होती है, एक बोलती है 2 सीट है, और एक बोलती है कि 3 सीट है, यानी कि 3 टाइप की बेंचेस बना रहे हैं। एक सिंगल बंदा बैठ सकता है, एक पे 2 बैठ सकते हैं और एक पे फिर 3 बैठ सकते हैं। देयर आर दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन 2 डिपार्टमेंट्स। वो बोल रहा है कि जो बनती हैं, ये जो मैन्युफैक्चर होती हैं, ये प्रोडक्शन जो इनकी होती है वो 2 डिपार्टमेंट के अंदर होती है, एक असेंबली है एंड फिनिशिंग। 2 डिपार्टमेंट, अगर मैं बोल दूं इसको तो दिस इज P1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एंड दिस इज P2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। आगे बोलता है देयर आर ऑल्सो 2 सर्विस डिपार्टमेंट। आप बोल रहे हैं 2 सर्विस डिपार्टमेंट भी खोल के रखे हुए हैं, एक कैंटीन और दूसरा मेंटेनेंस। इसको मैं नाम दे सकता हूँ कि ये मेरा सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, S1, एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी मेरा सर्विस डिपार्टमेंट है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सर्विस डिपार्टमेंट 2। डन होती है बात। अच्छा भाई, अब क्या बोलता है? अब बोलता है एस्टिमेटेड डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 एज फॉलोज। अब यहाँ पे आपको कुछ एस्टिमेटेड डेटा बता रहे हैं। ये डेटा किस तरीके से दे रहे हैं, अगर आप इस डेटा को गौर से देखिए तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन देता है एग्जामिनर। सबसे पहले बोलता है कि भाई ये सिंगल सीट की इन्फॉर्मेशन है, ये 2 सीट की है और ये 3 सीट की है। बोलता है यूनिट सेलिंग प्राइस। जब सिंगल सीट बेचते हैं मार्केट में तो $80 की बेचते हैं, जब 2 सीट्स बेचते हैं तो $100 की बेचते हैं, और इसी तरीके से जब 3 सीट्स बेचते हैं तो वो $120 की बेचते हैं। यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट याद रखिएगा, ये जितनी भी चीजें दी हुई हैं, ये सेलिंग प्राइस दी हुई है, ये पर यूनिट दी हुई है, यानी कि एक यूनिट इतने का बिकेगा, इसका एक यूनिट इतने का बिकेगा, इसका एक यूनिट इतने का बिकेगा। याद रखिएगा ये यूनिट्स में दी हुई है, ठीक है? फिर उसके बाद बोलता है आगे यूनिट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, कुछ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी होती है। मटेरियल लगता है $18 पर यूनिट। सीट टू, जब 2 सीट बनाते हो तो $25 का मटेरियल लगता है, और $28 का मटेरियल लगता है जब 3 सीट बनाते हो।
बोलता है डायरेक्ट लेबर जो असेंबली है, वो जो आपकी डायरेक्ट लेबर है असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर, वो $20 पर आवर लेती है। इसी तरीके से $13 पर आवर लेती है, और उसकी इसी तरीके से पर यूनिट, ये आर नहीं होगा, पर यूनिट होगा, पर यूनिट $20 पर यूनिट लेती है, $13 पर यूनिट लेती है, और $14 पर यूनिट लेती है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसको बनाने के लिए। ठीक है, समझ आ गई बात कि भाई डायरेक्ट लेबर जो है आपकी, वो बोलती है जो असेंबली डिपार्टमेंट में बैठी है, मैं एक यूनिट बनाने के $20 लूंगी जब मैं सिंगल सीट बनाऊंगी, $13 लूंगी जब 2 सीट बनाऊंगी, एंड $14 लूंगी जब मैं 3 सीट बनाऊंगी। आगे बोलता है डायरेक्ट लेबर फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर, वो पर यूनिट क्या ले रही है, $3, $4, $5, यानी कि ये भी हर एक यूनिट को बनाने के लिए, यानी कि उसकी जब फिनिशिंग हो रही होगी तो उसको फिनिशिंग करने के लिए $3 लेंगे पर यूनिट, $4 लेंगे पर यूनिट, और $5 लेंगे पर यूनिट। ठीक है, ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट में दो डिफरेंट टाइप की लेबर्स काम कर रही होंगी। असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर अलग टाइप की लेबर होगी, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अलग टाइप की लेबर होगी, और लेबर दोनों ही है, लेकिन दोनों के रेट्स अलग अलग हैं, वो अलग रेट चार्ज करते हैं, ये अलग रेट चार्ज करते हैं। बोलता है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, इन्होंने सोचा था, इन्होंने एस्टिमेट करा था, इन्होंने बजट किया था कि 12,000 यूनिट्स बनाएंगे सिंगल सीट के, 10,000 यूनिट बनाएंगे 2 सीट्स के, एंड 5,000 यूनिट्स बनाएंगे 3 सीट्स के। मशीन आवर्स पर यूनिट, हर एक मशीन, अब यहाँ पे मशीन आवर्स दिए हुए, यानी कि जब एक सिंगल यूनिट बनता था तो कितने आवर लगते थे, 2 पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर, सॉरी 2 घंटे के अंदर एक सिंगल सीट तैयार होती थी, 3 घंटे के अंदर एक डबल सीट तैयार होती थी, और इसी तरीके से 4 घंटे के अंदर एक 3 सीट तैयार होती थी, राइट। तो ये आपको यहाँ पे इसने कुछ छोटी सी मजीद इंफॉर्मेशन दे दी। फिर आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है estimated overheads for the year ending 31st of December 2007 are as follows। कुछ एस्टिमेटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं। ये ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये आपके फिक्स कॉस्ट होती है, ये आपके ओवरहेड्स होते थे, और इन्हीं को ही हम एलोकेट अपोर्शन किया करते थे। अच्छा भाई, अब जरा देखिएगा, तो यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं। असेंबली, एक मिनट रुको यार, कोई गेट पे आया है, शोर कर रहा है, ये लोग हमेशा शोर करते हैं यार। डूम, चुप हो जाओ। अच्छा, तो इनके पास जो है वो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से थे, असेंबली था, फिनिशिंग था, मेंटेनेंस था, कैंटीन था, और आगे टोटल दिए में। सबसे पहले वो बोलता है कि जो आपकी स्पेस कॉस्ट थी, स्पेस कॉस्ट टोटल कितनी थी, 55,000 की, यानी कि जो स्पेस कॉस्ट है ये आपकी क्या है, ये वो ओवरहेड्स हैं जिनकी आप अपोर्शनमेंट करेंगे। अपोर्शनमेंट करने का मतलब क्या है, 55,000 को आप इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या कर देंगे, इसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर देंगे। बट किस चीज को इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग फेयर बेसिस। क्या इस्तेमाल करोगे, फेयर बेस। अच्छा, स्पेस कॉस्ट के ऊपर अगर मैं सारी चीजें भूल जाऊं तो स्पेस कॉस्ट मुझे किस फेयर बेस के ऊपर बांट देनी चाहिए इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर। बड़ी सिंपल सी बात है कि स्पेस कॉस्ट है तो फ्लोर एरिया के ऊपर बांट देनी चाहिए, अगर फ्लोर एरिया सवाल के अंदर गिवन हो, स्क्वायर मीटर्स, फ्लोर एरिया, वट एवर इट इज। अच्छा भाई, किसी बच्चे का अगर माइक खुला हुआ है तो वो माइक प्लीज काइंडली बंद कर ले, क्योंकि मेरे पास तो आवाज नहीं आएगी। ठीक है, प्लीज ये चेक कर लिया करो। अच्छा, अब आगे जरा बात को गौर से सुनिएगा। तो यहाँ पे दी हुई है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। ये डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 1,20,000 रुपए की भी क्या होगी, इन डिपार्टमेंट के अंदर बांट दी जाएगी। बट डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट बांटने का तरीका क्या था, हम लोगों ने देखा था नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट जो होता है उसके ऊपर बांट दिया जाता है। लेकिन अगर सवाल में नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ना गिवन हो तो फिर उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट गिवन होगी, उस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में बांट दीजिएगा। ये मुझे नीचे नजर आ रही है, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, राइट। अच्छा भाई, फिर उसके बाद बोलता है एलोकेटेड ओवरहेड्स। तो ये एलोकेटेड ओवरहेड उसने आपको पहले से बता दिया, 28,100, 30,200, 9,400, 11,000 एंड 78,700। तो ये तो एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं, डायरेक्टली आपको दी हुई है, सही है। तो आपको एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, 3 काम करना होता है। तो एलोकेशन यूजुअली सवालों के अंदर नॉर्मली वो आपको दे देता है, बस आपको रिकॉर्ड करनी होती है। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर बोलता है फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर्स के अंदर गिवन है। तो 3,000 स्क्वायर मीटर किसके पास है, असेंबली के पास है। 3,800 स्क्वायर मीटर किसके पास है, फिनिशिंग के पास है। 2,000 स्क्वायर मीटर किसके पास है, कैंटीन के पास है। और 2,200 स्क्वायर मीटर किसके पास है, वो कैंटीन के पास है, यानी कि जो 4th डिपार्टमेंट है आपके पास। अच्छा, अब जरा कैलकुलेटर उठाओ और पहले तो ये कैलकुलेट कर लो कि जो आपका टोटल फैक्ट्री का स्क्वायर मीटर है या टोटल फैक्ट्री का फ्लोर एरिया है, वो टोटल फ्लोर एरिया कितना बन रहा है। तो पहले तो वो टोटल फ्लोर एरिया को आप कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि आपको पता लग सके कि भाई टोटल फ्लोर एरिया कितना आ रहा है, राइट। तो पहले वो कैलकुलेट कर लो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। चलो,
तो फ्लोर एरिया को प्लस कर लो, 33,000 प्लस 3,800 प्लस 2,000 प्लस 2,200, तो इन सबको ऐड कर लोगे तो टोटल फ्लोर एरिया आ जाएगा। तो अगर आप मुझे इसका आंसर बता दें, क्योंकि कैलकुलेटर आप लोग को यूज करना होता है, तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ तो टोटल फ्लोर एरिया कितना है, हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या है क्या। ओके, 11,000। इसका मतलब जो टोटल फ्लोर एरिया है वो कितना है, 11,000 का है। कितने का है, 11,000 रुपए का है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर, असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर, जिसको मैं P1 का भी नाम दे सकता हूं, असेंबली डिपार्टमेंट भी बोल सकता हूं, अगर मुझे P1 के अंदर इस स्पेस कॉस्ट को बांटना हो, इस 55,000 की स्पेस कॉस्ट को इधर 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 और इधर स्प्रेड करना हो, तो कैसे करूंगा, यूजिंग फेयर बेस, और वो क्या होगी, फ्लोर एरिया होगा। राइट अगर मैं बोलूं कि P1 जो है इसके पास कितना स्पेस कॉस्ट का खर्चा जाएगा, तो आप बोलोगे सर 55,000 टोटल कॉस्ट है, जिसमें से जो असेंबली डिपार्टमेंट है, इस असेंबली डिपार्टमेंट के पास 3,000 स्क्वायर मीटर्स है, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3,000, और सर टोटल स्क्वायर मीटर्स हैं 11,000, तो डिवाइड कर दीजिए 11,000, तो सर आपको पता लग जाएगा कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर कितना जा रहा है, या कितना स्पेस कॉस्ट चार्ज किया जा रहा है असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर। तो जल्दी से कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। ओके, तो ये आ गया आपके पास 15,000, राइट। आगे बात कर लेते हैं, ये $15,000 की क्या है, ये स्पेस कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की, जो कि है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। भाई ये जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, जिसको मैं प्यार से P2 भी बोल सकता हूं, इसके अंदर स्पेस कॉस्ट कितनी बांटी जाएगी, सर टोटल कॉस्ट तो 55,000 है, लेकिन ये जो फ्लोर एरिया अपने पास रखता है, वो फ्लोर एरिया रखता है 3,800 का, यानी कि सर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3,800 से और डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल फ्लोर एरिया आपके पास इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, और वो कितना है, 11,000 है। तो जरा इसको भी कैलकुलेट कर लो, तो बताओ इसकी स्पेस कॉस्ट कितनी जाएगी, 19,000। तो मुझे इसका बताया गया 19,000, तो इसका मतलब पहले मैं इन दोनों की लिख लेता हूँ, इसकी 15,000 ऐसे ही लिख रहा हूँ, खाली इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता जा रहा हूँ और अपनी चीजें लिखता जा रहा हूँ, जो मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी, पड़ सकती है, तो मैं अभी ऐसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो जो अगला डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है मेरे ख्याल से कैंटीन मेंटेनेंस है पहले, ओके ठीक है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जिसको मैं नाम दे देता हूं S1, तो S1 के अंदर इस स्पेस कॉस्ट का कितना खर्चा जाएगा, सर 55,000 टोटल कॉस्ट है, और जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके पास फ्लोर एरिया बनता है सर 2,000 का, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,000 से और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ फ्लोर एरिया से, जो कि आपके पास है 11,000 का। तो आप अब मुझे बताइए कि इसकी फ्लोर एरिया के हिसाब से स्पेस कॉस्ट कितनी जानी चाहिए, 10,000 जानी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक बच्चे ने लिख के दिया, ये 10,000 पे मैं क्या करूंगा, इधर रिकॉर्ड कर दूंगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इसकी कॉस्ट कितनी चली गई, 10,000 रुपए। तो बाकी रिमेनिंग किधर चली जानी चाहिए, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 15,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 माइनस 55,000, एक और तरीका भी है। और वरना आप अपनी नॉर्मल काम करते हैं, तो आखिरी डिपार्टमेंट कैंटीन है, जिसको S2 का नाम दिया हुआ है। S2 के अंदर आप क्या करेंगे, S2 इज इक्वल टू 55,000 मल्टीप्लाई बाय S2 के पास कितना फ्लोर एरिया है, 2,200 का फ्लोर एरिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर 2,200 से आउट ऑफ 11,000 स्क्वायर मीटर्स, तो 2,200 स्क्वायर मीटर्स इसके पास है, तो देयरफॉर इसका आंसर बता दीजिए कितना आ जाएगा। इसका आंसर आया, मुझे बताया गया 11,000, तो इसका आंसर कितना लिख देंगे, 11,000 लिख देंगे, तो फिर इसका भी आंसर आ गया 11,000। डन, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई टेंशन नहीं थी। उसके बाद फिर अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट आई कितनी है, सर टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट आई है 1,20,000 रुपए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मजीद इंफॉर्मेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए थे, कितने कितने, 10, 9, 6 और 5, और उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट दी हुई थी 17,500, 2,00,000, 1,00,000 और 1,25,000। इसका मतलब ये हो गया कि अब इसका मतलब ये हो गया कि अब मैंने जो ये डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपए की, ये कैसे बांटनी होगी, ये मुझे बांटनी पड़ेगी यूजिंग द फेयर बेस, एंड दैट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। मैं यहां लिख लेता हूं COE, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट को बेस बनाना पड़ेगा, और फेयर बेस बना के कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट को मैं इनको बांट दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आई थी P1 की, वो कितनी थी, 1,20,000 रुपए। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कॉस्ट कितनी है, तो आप इन सबका टोटल निकाल के पहले मुझे बताइए कितना आ रहा है, इन सब का टोटल निकाल लीजिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है इन सब का टोटल। सबको प्लस कर लीजिए, 175,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,25,000, तो जब सबको ऐड कर लोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट पता लग जाएगी कि असल में हकीकत में टोटल कॉस्ट कितनी है, 6,00,000 रुपए की है। तो ये 6,00,000 रुपए की जो आपके पास कॉस्ट आ रही है, दिस इज द टोटल कॉस्ट आउट ऑफ 6,00,000।
असेंबली डिपार्टमेंट के पास कितनी कॉस्ट है? 175,000 की कॉस्ट है। तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना डेप्रिसिएशन इसके पास जाना चाहिए, कैलकुलेट कर लीजिए। फिर इसी तरीके से दूसरा डिपार्टमेंट 1,20,000 रुपए, इसके पास कितनी कॉस्ट है? इसके पास 2 लाख रुपए की कॉस्ट का इक्विपमेंट रखा हुआ है आउट ऑफ 6 लाख रुपए, तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी ऐसे। फिर इसी तरीके से जो S1 है उसके पास 1 लाख की डेप्रिसिएशन का कितना हिस्सा जाएगा? इसके पास इक्विपमेंट की कॉस्ट है 100,000 आउट ऑफ 600,000, तो इसके पास इतना चला जाएगा। और इसी तरीके से जो लास्ट डिपार्टमेंट है S2 है, इसके अंदर 1,20,000 रुपए की डेप्रिसिएशन कैसे स्प्रेड कर दी जाएगी? इसके पास जो कॉस्ट है वो 125,000 है, 125,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख। चलो ये मैं इक्वल्स टू क्यों डाल रहा हूं, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सब मल्टीप्लाई होगा ना। चलो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये मल्टीप्लाई इससे, ये इससे और ये इससे, तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। तो आंसर्स अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आ गए होंगे। बेटा ये जो जूम यूजर के नाम से मुझे मैसेज कर रहा है, तो बेटा क्वेश्चन का तो मैं तुम्हें भी इसका जवाब देता हूँ, लेकिन अपने नाम से ज्वाइन करो दोबारा से, ताकि मुझे पता हो कौन सा बच्चा पूछ रहा है, ताकि मुझे कल को याद रहता है ना वो बच्चा कि भाई इसको इस चीज में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अपने नाम से ज्वाइन करा करें काइंडली। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे, तो पहले का आंसर बताओ कितना आ रहा है? 35,000 पहले का आ रहा है। दूसरे का बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करते जाओ। 40,000 दूसरे का आ रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो लिख दो कम से कम, P1 P2। दूसरे का 20। यार क्या अजीब मिक्स आंसर दे रहे हो इतने सारे एक साथ। पहले सेकंड का बताओ, सेकंड का क्या आ रहा है? 25,000। थर्ड का कितना आ रहा है? 20,000। और फिर उसके बाद इसका कितना आ रहा है, फोर्थ का? सेकंड का 20,000, पता नहीं तुमने कैसे कैलकुलेट करी है एक ने। ओके ठीक है। और उसके बाद फिर फोर्थ का बताओ, फोर्थ का कितना आ रहा है? S2 का 25,000 आ रहा है। 25,000 नहीं आ सकता यार। फोर्थ का 25,000 आ रहा है और P2 का भी 25,000 आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। सेकंड का कितना आ रहा था? बट सेकंड का कैलकुलेट करो। सेकंड 40,000 है ना, सही है। ये मैं बोलूं कि दोनों के ऊपर इतना डिफरेंस है तो सेम कैसे आ सकता है? 40,000 एंड 25,000। अभी देखो, अभी सब सही है, सारी चीजें, सारी वैल्यूज हमने सही लिखी हुई है यहाँ पे, देख लो एक दफा, सारी चीजें सही हैं। सेट, यहां तक बात समझ आ गई कि हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे? तो हम लोगों ने क्या कर ली, ये एलोकेट बोल रहा था, अपोर्शन कर ली डेप्रिसिएशन, यानी कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन आनी चाहिए 35,000 का खर्चा, 40,000 का खर्चा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में डेप्रिसिएशन का आना चाहिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 20,000 का डेप्रिसिएशन का खर्चा आना चाहिए, एंड 25,000 का डेप्रिसिएशन का खर्चा कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर आना चाहिए। और इनको अगर आप टोटल कर लें तो ये सेम वैल्यूज ही बन जाएंगी, यानी कि जो सामने हमारे पास लिखी हुई है, राइट। अच्छा भाई, फिर हम आगे बात करते हैं, आगे चीज देखते हैं तो क्या है। अब बोलता है एग्जामिनर आपसे क्या, तकरीबन हम सारा काम कर चुके हैं, और अब एग्जामिनर हमसे बोलता है यूज द टेबल बिलो टू प्रिपेयर एन ओवरहेड एनालिसिस शीट। आपने क्या करना है, इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए ओवरहेड एनालिसिस शीट बनानी है। दिसंबर 2060 डिटेलिंग ओवरहेड्स फॉर द असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स, कैंटीन कॉस्ट आर शेयर्ड अमंग ऑल other department on the basis of number of employees. Maintenance cost are shared between the assembly department and finishing department। इसका मतलब ये है कि आपको ये बोल रहा है कि जो कैंटीन की कॉस्ट है वो तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर बांट दी जाएगी, लेकिन मेंटेनेंस की कॉस्ट खाली असेंबली और फिनिशिंग में जाएगी। इसका मतलब आपको फौरन से समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा मेथड है। ये मेथड है स्टेप डाउन मेथड, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब ये आपको पढ़ के फौरन से समझ आ गया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ 60% असेंबली एंड 40% फिनिशिंग। अच्छा भाई, इसका मतलब ये हो गया कि जो कैंटीन डिपार्टमेंट है वो तो अपनी कॉस्ट इसको इसको और इसको स्प्रेड करेगा, लेकिन जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो अपनी कॉस्ट का खाली
दो डिपार्टमेंट के अंदर अपनी कॉस्ट को स्प्रेड करेगा, जिसमें से 60% वो अपनी कॉस्ट का दे देगा किसको, असेंबली को, और 40% दे देगा किसको, फिनिशिंग को, एंड दैट्स इट, एंड दिस इज स्टेप डाउन मेथड। तो ये स्टेप डाउन मेथड होने वाला है। अच्छा भाई, अब ये पहले तो एलोकेटेड ओवरहेड्स, तो एलोकेटेड ओवरहेड्स तो हमें ऑलरेडी सवाल में गिवन होते हैं डायरेक्टली, तो एलोकेटेड ओवरहेड्स हम लिख लेते हैं। पहला कितना है, असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेटेड ओवरहेड 2800 रुपए का है, तो हम 2800 रुपए लिख लेंगे। फिर 30,200 का है, 30,200 लिख लेंगे, तो पहले ये दो लिख लेते हैं। 2800 रुपए, 30,200, यार 2800 है या 28,000 है, 28,100 है, सॉरी 28,100, 30,200। फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखिए तो कितना है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 9,400 की एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं। तो ये कितना, सॉरी मैं क्यों बोल रहा हूँ, 9,400, राइट, 9,400, ओके। उसके बाद फिर आखिरी डिपार्टमेंट जो है उसमें कितना है, उसमें 11,000 का एलोकेटेड ओवरहेड्स था, वो सीधा सीधा उठाया आपने और यहाँ पे लाके लिख दिया 11,000 का एलोकेटेड ओवरहेड्स है। अच्छा भाई, हम लोगों ने यहाँ तक तो ये सारा काम कर लिया, यहाँ तक तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पेस कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। तो स्पेस कॉस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं। इसको हम नाम दे देते हैं कि हम लोगों ने क्या करी थी, वर्किंग 1 करी थी। तो ये वर्किंग 1 पे अगर आप आ जाइए तो ये रही आपकी वर्किंग 1, राइट। ये वर्किंग 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। तो वर्किंग 1 के मुताबिक 15,000 पहला, 19,000 दूसरा, 10,000 तीसरा, और 11,000 चौथे डिपार्टमेंट के अंदर स्पेस कॉस्ट को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग यहाँ पे आके लिख लेते हैं। तो पहला जो है असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर ये 15,000 जा रहा है, दूसरा जो है वो 19,000 जा रहा है, तीसरा जो है वो 10,000 जा रहा है, और लास्ट वाला कितना जा रहा था, 11,000, राइट। तो स्पेस कॉस्ट को भी हम लोगों ने क्या कर लिया, एक सेकेंड रुकना यार। अच्छा सर, ये बुक में एलोकेटेड ओवरहेड्स नहीं दिए बेटा, तभी तो मैं जब सवाल शुरू किया था मैंने बोला था कि बुक के अंदर इसमें छोटा सा मिसप्रिंटिंग वाला चक्कर था। तो वही मैं दोबारा से जब भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो इसको देख के मैंने बोला था कि इसको देख लो और जो चीज वहां पे नहीं लिखी हुई वो लिख लेना, यही तो बात करी थी मैंने, सही है। चलो आगे बात करते हैं। बेटा जो बच्चा ये जूम यूजर के नाम से मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, मेरी जान पहले अपने नाम से एंटर हो क्लास के अंदर, क्योंकि अगर मैं अभी रिमूव कर दूंगा तो वापस ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्लास को, समझ रहे हो। तो पहले रीनेम करके आओ, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं, सही है। तो चेंज करके आओ ना, अब ऐसे तो फिर वो मुझे ऐसे याद नहीं रहेगा ना, क्योंकि चैट सेव हो रही होती है ना, तो फिर वो सबके नाम के साथ तो मैं फिर बाद में देख लेता हूँ, सही है। अजीज इसको क्या करो, अपना नाम चेंज करके आओ। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। अदीना तुम्हें बात समझ आ गई कि एलोकेटेड ओवरहेड सवाल में नहीं दिए हुए थे, लेकिन वो मिसप्रिंटिंग थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा से करा। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमने अगेन वर्किंग कर चुके हैं डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोगों ने ये वर्किंग करी थी। डेप्रिसिएशन के लिए बेटा अभी फिलहाल अगर इतनी लंबी करनी है तो बेटा ये क्वेश्चन का ईयर बता दिया, अभी फिलहाल पास पेपर के अंदर खोल लो, रोफ पेपर में खोल लो, सही है। अच्छा भाई, चलो तो अब डेप्रिसिएशन हम लोगों ने इनकी निकाल ली थी, 35,000, 40,000, 25,000। तो हम इस तरीके से इसको भी बांट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बांट देते हैं। सबसे पहली जो हम लोग डेप्रिसिएशन बांटेंगे वो 35,000 है असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। फिर इसी तरीके से 40,000 है, फिर इसी तरीके से 20,000 मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है, और इसी तरीके से 25,000 रुपए की कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन, सही है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोगों ने क्या करना होगा, वंस हम लोगों ने यहां तक सारा काम कर लिया, ये तमाम चीजें हम लोगों ने यहां तक बना ली, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंटीन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी टोटल ओवरहेड्स आए होंगे उनको हम एलोकेट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो ये एलोकेटेड ओवरहेड्स की यहाँ पे जगह नहीं दी हुई, सही है। लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, हम क्या करते हैं, हम इसी को यहीं से ही कंटिन्यू कर लेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए,
पहले हम कैंटीन कॉस्ट को दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर बांटेंगे। तो कैंटीन कॉस्ट का जरा टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितना आ रहा है 25,000 प्लस 22,000, तो दोनों को तीनों को प्लस कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कैंटीन कॉस्ट के ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं टोटल। इन टोटल ओवरहेड्स को मैं यहाँ लिखूंगा और इन सब में स्प्रेड कर दूंगा उसको, राइट। तो 47,000 के टोटल ओवरहेड्स आ रहे हैं, मुझे ये बताया गया। तो जो हमारा कैंटीन डिपार्टमेंट है वो 47,000 के ओवरहेड्स लेके आ रहा है, राइट। अच्छा, अब ये 47,000 क्या हो जाएगा, ये 47,000 बांट दिया जाएगा, लेकिन इसने क्या बोला था ऊपर, इसने ये बोला था कि कैंटीन कॉस्ट, सुनिएगा दोबारा से, कैंटीन कॉस्ट आर शेयर्ड अमंग ऑल अदर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर बेस करता है, राइट। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कहाँ गिवन थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ इंफॉर्मेशन के अंदर ही गिवन है कि भाई आपके पास जो 10 एम्प्लॉइज हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आप इधर लिख लीजिए अपने समझने के लिए कि 10 एम्प्लॉइज यहाँ हैं। उसके बाद फिर बकवास है जो क्लासिफाइड 9 एम्प्लॉइज हैं फिनिशिंग में, 6 एम्प्लॉइज हैं मेंटेनेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे 9 एम्प्लॉइज फिनिशिंग में हैं, 6 एम्प्लॉइज हैं मेंटेनेंस में, और इसी तरीके से 5 एम्प्लॉइज हैं वो किधर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर। तो 5 एम्प्लॉइज हैं कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर। अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल कितने बन रहे हैं, सबको प्लस कर लो, 10 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5, तो टोटल निकालो कितने बन रहे हैं, 25 एम्प्लॉइज बन रहे हैं। लेकिन इस 25 एम्प्लॉइज में से, इस 25 एम्प्लॉइज में से कितने एम्प्लॉइज हैं जो कैंटीन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 5 एम्प्लॉइज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोग कैंटीन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको इधर से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। यानी कि हमें जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में ये बटेगा पैसा, 10 में बटेगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, 9 में बटेगा असेंबली डिपार्टमेंट में, और 6 में बटेगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। यानी कि हम जो बांटेंगे इस कॉस्ट को वो खाली कितने एम्प्लॉइज के अंदर बांटेंगे, 20 एम्प्लॉइज में। सर बाकी के 5 में क्यों नहीं बांटेंगे, क्योंकि भाई यही लोग तो अपनी कॉस्ट बाकी सबको दे रहे हैं। क्या बोला था, कैंटीन कॉस्ट आर शेयर अमंग ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस के ऊपर ये बांट दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस के ऊपर बांट दो, डन, क्लियर। अच्छा भाई अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप देखिए, पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना ओवरहेड जाएगा। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो 47,000 के हैं। इस 47,000 में से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, आउट ऑफ कितने लोगों में से, 20 लोगों में से। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जरा मुझे बताइएगा कि कितने ओवरहेड्स जाने चाहिए। 18,800 का मुझे बताया, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर दीजिए 18,800, यानी कि इस 47,000 का 18,800 जो है वो कहाँ चला जाएगा, कैंटीन, वो असेंबली के अंदर चला जाएगा। फिर इस कैंटीन के 47,000 के ओवरहेड्स में फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टोटल ओवरहेड 47,000 के हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लोग कितने, 9 लोग, आउट ऑफ टोटल लोग कितने जिसमें ये पैसा बटेगा 20 लोगों में, तो 9 लोगों में यहाँ पे बांट दिया जाएगा। दैट इज 16 कितना बताया, 1692 बताए, ठीक है। और तीसरे का बता रहे हो 11280, ठीक है। तो हम लोग ये बांट देते हैं 16920, और उसके बाद फिर तीसरा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये 47,000 जो कैंटीन की कॉस्ट थी वो कैसे बढ़ जाएगी, कितने एम्प्लॉइज हैं, 6, आउट ऑफ टोटल कितने एम्प्लॉइज थे, 20, तो ये कितना आ रहा था 11,280। तो हम यहाँ पे इसको बांट देते हैं 11,280, तो ये वाली कॉस्ट भी बढ़ गई है। सर टोटल एम्प्लॉइज मुझे किसी ने 25 बताया था, तो फिर तुम लोग आंसर कैसे बता रहे हो मुझे, टोटल एम्प्लॉइज 25 हैं 30 हैं। अबे भाई खुद ही प्लस कर लेता हूँ मैं, बहुत ही गए गुजरे हो तुम लोग यार। 10 प्लस 9 प्लस 5 प्लस, तो टोटल 30 बन रहे हैं ये। 30 में से खाली 25 में बांट दिया जाएगा, 9 6 5 25। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड करोगे ये 25 से डिवाइड करोगे भाई, ये 25 से डिवाइड करोगे। तो तभी तो मैंने इधर तो मैंने ऐसे लिखा था ना, इन सबको प्लस करके बताओ टोटल कितने, उसके बाद बताया कि बटेंगे कितने में। तो यही तो पूछ रहा था, तो जो जो पूछूं वो बताया करो। कोई अगर मार्केट स्कीम खोल के बैठ के अगर वहां से देख के मुझे आंसर्स बताएगा तो इसका मतलब आप भी गुमराह हो रहे हो और दूसरे भी गुमराह हो रहे हैं उसकी वजह से। मार्केट स्कीम ना खोलें, जो मैं इधर लिखूं उसकी कैलकुलेशन करके मुझे जवाब दे दें, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब ये दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या ये आंसर्स क्या है मार्केट स्कीम से देख के बताएं, सही है गलत है, जल्दी से बताओ ताकि आगे बढ़े।
या ये सही करने पड़ेंगे, मिटा दूं ये 18,800 16,920 फला फला, ये सही है। तो मतलब कोई बच्चा जो भी मुझे आंसर्स दे रहा था वो मार्किंग स्कीम देख के दे रहा था, वो यहाँ से कैलकुलेशन करके नहीं दे रहा था। तो आप अगर मार्किंग स्कीम ही देखना चाहते हैं तो फायदा क्या है फिर आपका। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, अब मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर देंगे। तो अब आप क्या कीजिए, आप इन सबको प्लस करके बता दीजिए मुझे, इन सबको ऐड करिए और इन सबको ऐड करके मुझे बता दीजिए कि इन सबकी टोटल जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है इसके ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ चुकी है। सबको प्लस कर लीजिए और ओवरहेड की कॉस्ट पता लग जाएगी। चलो भाई, तो ये आ रही है 50680। अब आप इस कॉस्ट को स्प्रेड कर देंगे, लेकिन ये कॉस्ट जो स्प्रेड की जाएगी 60% असेंबली में बांट दी जाएगी और 40% फिनिशिंग में बांट दी जाएगी, लेकिन कैंटीन को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो कैंटीन पे तो आपने कुछ भी नहीं लिखना है। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50680 को जरा निकालना, 60% कितना होता है पहले ये बताओ, और फिर 40% कितना होता है वो बता दो बेटा। तो यहाँ पे हम 60% बांट देंगे असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर इसकी कॉस्ट का, और 40% बांट देंगे किसके अंदर, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये आ रहा है 30408, और इधर कितना आ रहा है 20272। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। जो टोटल आता था उसको हम क्या बोलते थे, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने कितने आ रहे हैं, कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि यही टोटल है आपके पास, और ये सेपरेट कर लोगे आपस में, ये निल हो जाएगा, ये भी निल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, राइट, इधर तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। चलो भाई, तो इसका आंसर तो निल आना है, इसका आंसर भी निल आना है, और इसका आंसर कितना आना है 127 और इसका आंसर कितना आना है 126,392। तो ये मेरे पास एलोकेटेड अपोर्शन, सॉरी, बजट प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड्स निकालने थे, उसकी यहाँ पे जगह नहीं दी हुई थी, बट हम लोगों ने उसको ही अपने तरीके से करते गए। इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पहले आप वो मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी वैल्यू अगर आपको अब पूछनी है तो अब आप मुझसे पूछिए जो सवाल है, वो सवाल हम पहले क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 50680 कैसे आया बेटा, इसकी कॉस्ट पहले कितनी थी, इसको एलोकेटेड ओवरहेड का खर्चा मिला इसके डिपार्टमेंट को 9400 का, स्पेस कॉस्ट का खर्चा इसके डिपार्टमेंट पे आया 10,000 का, डेप्रिसिएशन का खर्चा इसके डिपार्टमेंट पे आया 20,000 रुपए का। जो कैंटीन डिपार्टमेंट था उसने अपनी कॉस्ट इसको कितनी शेयर या स्प्रेड कर दी, या कितनी शेयर कर दी, स्प्रेड तो नहीं करेंगे, शेयर कर दी। तो कैंटीन डिपार्टमेंट ने अपनी कॉस्ट का 11280 इसको स्प्रेड कर दिया था। तो जब ये स्प्रेड हो गई तो इसका जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये 50680 बनेगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर इस 50680 को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में एग्जाम में बोला था कि आप क्या करेंगे, दोनों डिपार्टमेंट के अंदर बांट देंगे, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को शेयर कर देंगे फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 60 एंड 40 के बेसिस के ऊपर। तो ये 60% एंड 40% मैंने बांट दिया है। ये हमारे पास क्या है, ये 50680 का 60% है, और ये 50680 का 40% है। क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ सकते हैं बेटा, डन है, और कोई सवाल नहीं है, सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है सबको, सब मुझे एक दफा बता दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछें, लेकिन नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते। क्लियर हो गई बात, सब डन हो गया। बेटा एलोकेटेड ओवरहेड सवाल में दिए हुए होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो पिछले सवालों के अंदर आपने रिकॉर्ड किया उनको एलोकेटेड ओवरहेड्स कहते हैं। एलोकेटेड ओवरहेड्स के अंदर इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लिखी जाती है, और वो हर डिपार्टमेंट की खुद ही सवाल में दी हुई होती है, कभी भी कैलकुलेट नहीं करनी होगी, कभी भी कैलकुलेट नहीं करनी होगी। सही है, चल आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है, अब जरा सुनिएगा सवाल को गौर से। बोलता है कैलकुलेट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस द ओवरहेड रिकवरी रेट। इस बार इसने क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर ली, ओवरहेड रिकवरी रेट, लेकिन आपको पता है ये मांग क्या रहा है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट, बजटेड रेट, और बहुत सारे नाम हम लोगों ने इसके लिए थे। तो फला फला
अच्छा, सबसे पहले बोलता है, अब जरा सुनिएगा, सबसे पहले बोलता है द असेंबली डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, द फिनिशिंग डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। बोल रहा है कि आपका जो असेंबली डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट का जब तुम OAR कैलकुलेट करोगे, यानी कि जब असेंबली डिपार्टमेंट के बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इस्तेमाल करते हुए OAR कैलकुलेट करोगे, तो OAR कैलकुलेट करते हुए जो बजटेड एक्टिविटी लेवल रखोगे वो क्या रखोगे, डायरेक्ट वेजेस रखोगे। वेयर एज जब तुम फिनिशिंग डिपार्टमेंट का OAR कैलकुलेट कर रहे होगे, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय क्या रखोगे, मशीन आवर्स नीचे रखोगे, यानी कि किसको रखोगे, मशीन आवर्स को नीचे रखोगे, और इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा भाई, अब अगर हम लोग देखें कि डायरेक्ट वेजेस जो है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या टोटल डायरेक्ट वेजेस हमें किस तरीके से पता लगेंगी, तो हम लोग यहां पे देखते हैं। अगर आप देखें तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर आपको कुछ चीजें गिवन है। क्या क्या चीजें आपको गिवन है, आपको ये गिवन है कि जो आपकी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी, एक यूनिट पे कितना पैसा लेती थी, 20 लेती थी। दूसरे पे दूसरा यूनिट बनाती थी, जब वो क्या कहते हैं 2 शीट बनाती थी, तो कितना पैसा लेती थी, $13 लेती थी। और इसी तरीके से तीसरा बनाती थी तो कितने लेती थी, $14 लेती थी। आपको पता है क्या करना है, मैं आपको आसान कर देता हूं। आपको पहले आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए, आप करने क्या चाह रहे हैं। आपको एग्जामिनर ने बोला है आपने OAR निकालना है, OAR निकालना है, मैं पार्ट बी कर रहा हूं। पहले आपने OAR किसका निकालना है, आपने निकालना है असेंबली डिपार्टमेंट का। अब ये असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये कैलकुलेट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अच्छा, अब इसने बजटेड एक्टिविटी लेवल आपको रखने को क्या बोल दिया, डायरेक्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो ऐसे करके आसान करके नीचे करके लिख देता हूं। आपको इसने क्या बोल दिया कि आपने बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या रखना है, डायरेक्ट वेजेस रखनी है, डायरेक्ट वेजेस। और ऊपर क्या रखोगे, जाहिर सी बात है जो तुम ऑलरेडी बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट कर चुके हो इस डिपार्टमेंट के 127308 के, जो भी हैं ये 127, जो भी हैं ये 126, जो भी हैं आपके पास, आप इससे कैलकुलेशन कर लीजिए, राइट। चलो आगे बात करें, स्टार्ट करें। 127,308 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड कर देना है बस, लेकिन डिवाइड किससे करना है, बजटेड एक्टिविटी लेवल। बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या रखोगे, बजटेड एक्टिविटी लेवल रखने के लिए बोल दिया डायरेक्ट वेजेस रख देना। डायरेक्ट वेजेस तुम्हें पता कैसे लगेंगी, तुम्हें ये तो पता है, तुम्हें ये तो पता है कि जब ये बेचारा एक सिंगल यूनिट बनाता था तो उसकी जो कॉस्ट आती थी वो कितनी आती थी, असेंबली के अंदर डायरेक्ट लेबर की कितनी कॉस्ट लेती थी डायरेक्ट लेबर, $20। तो अगर इसने 20,000 यूनिट बनाए होंगे, अगर इसने 20,000 यूनिट बनाए होंगे, तो डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस का मतलब सेम होता है। अच्छा, यहां पे टोटल जो सिर्फ सिंगल सीट, अभी सब भूल जाओ, सिर्फ सिंगल सीट बनाने पे, एक सीट बनाने पे जो असेंबली डिपार्टमेंट था उसके अंदर लेबर एक यूनिट या एक सीट बनाने पे कितने पैसे लेती थी, सर $20 लेती थी। कितने लेती थी सर, $20 लेती थी। सिंगल सीट कितनी बनाई गई हैं सर, 2000 बनाई गई, वो सॉरी 12,000 बनाई गई। तो टोटल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी आई होगी, कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी आई होगी, कैलकुलेट कर सकते हो। 2,40,000 बताई मुझे किसी बच्चे ने, 2,40,000। सही है। तो मुझे ये पता लग गया कि जो मेरा पहला डिपार्टमेंट है, सॉरी, जो मेरा पहला डिपार्टमेंट है जिसका नाम असेंबली डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जब मैंने सिंगल सीट बनवाई थी 12,000 यूनिट, तो हर एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई थी, 20,000 की कॉस्ट आई थी। अच्छा, फिर उसी डिपार्टमेंट के अंदर मैंने 2 सीट भी बनवाई थी, और वो जो 2 सीट बनवाई थी वो हर एक सीट कितने की बना के देती थी मुझे लेबर, $13 की बना के देती थी। और मैंने इसके यूनिट्स कितने बनवाए थे सर, 10,000 यूनिट बनवाए थे। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए, 13,000, सॉरी 13 लाख, नहीं 1,30,000 बनेगा मेरे ख्याल से, 1,30,000 बन रहा है, देख लो कैलकुलेट कर लो, 1,30,000 ही बनना चाहिए। डन। उसके बाद फिर मेरे असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जब 3 सीट्स बनती थी, तो हर एक सीट बनाने पे डॉलर कितना लगता था, $14 लगता था। और मैंने 3 सीट्स कितनी बनवाई, मैंने 3 सीट्स बनवाई 5,000। तो जरा मल्टीप्लाई करो $14 को 5,000 से, तो तुम्हें इसकी भी लेबर की कॉस्ट पता लग जाएगी, 70,000।
यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मेरा ये जो डिपार्टमेंट है असेंबली डिपार्टमेंट, इसमें जब सिंगल सीट बनी थी तो जो उसके अंदर लेबर की कॉस्ट आई थी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आई थी, वो कितनी लेबर कॉस्ट आ रही थी? 2,40,000। जब 2 सीट बनवाई थी तो लेबर की कॉस्ट आ रही थी 1,30,000। और जब 3 सीट्स मैंने बनवाई थी तो लेबर की कॉस्ट कितनी आई? 70,000 रुपए। टोटलिटी में निकाल ली मैंने, टोटल यूनिट्स में निकाल ली। अगर मैं इन सारी कॉस्ट को ऐड कर लूं, इन सबको प्लस कर लूं, तो टोटल वेजेस कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल वेजेस कॉस्ट कितनी आ रही है? जरा कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए। 4,40,000। मुझे बताइएगा कि भाई आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 4,40,000 आ रही है। कितनी आ रही है? 4,40,000 रुपए। एग्जामिनर ने यहां पे मुझे बोला भी क्या था? बेस क्या बनानी है? एग्जामिनर ने मुझे बोला भी क्या था? बेस क्या बनानी है? भाई बोल रहा था कि बेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस बना लीजिएगा। ये डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर मैं यहाँ पे जो मैंने ओवरहेड्स लिखे हैं, चलो मुझे ऐसे बताओ, चलो ऐसे बताओ, मैं आपको आसान कर देता हूं। मैंने जो ओवरहेड्स लिखे हैं, ये सिंगल यूनिट के ओवरहेड लिखे हैं या टोटल यूनिट के ओवरहेड्स लिखे हैं? पहले आप ये दिमाग में क्लियर करें। ये जो ओवरहेड्स आते हैं, ये तमाम प्रोडक्शन के ओवरहेड्स आए हैं या सिंगल यूनिट के ओवरहेड्स आए हैं? आपका दिमाग क्या कहता है? ये कौन से ओवरहेड्स हैं? टोटल तकरीबन जितने आपने यूनिट्स बनाए उन सबको मिला के, सबके ओवरहेड्स मिला के ये बनते हैं, खर्चा सबका मिला के ये बनता है 127,1270380। इसको डिवाइड भी किससे किया जाएगा? टोटल लेबर की कॉस्ट से। तो टोटल लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 4,40,000। अच्छा, अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। ये 4,40,000 आपने क्या रखे हैं? आवर्स रखे हैं, यूनिट्स रखे हैं, या कॉस्ट रखी है? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपने मुझे सबने मुझे जवाब देना है। 4,40,000 रुपए कॉस्ट है लेबर की, यूनिट है या आवर्स है? क्या चीज है डिनोमिनेटर में जो आपने रखी है? क्या है ये? आवर्स, कॉस्ट या यूनिट्स? कॉस्ट है। कुछ ने बताया, बाकी किसी को नहीं पता, बाकी किसी को नहीं पता क्या है ये हमने क्या कैलकुलेशन कर रहे थे, ये हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे कि एक यूनिट बनने में इतने पैसे लेता है, तो इतने यूनिट बनाने में कितने पैसे लिए होंगे, ये बात कर रहे थे। एक यूनिट बनाने में इतने पैसे लेता है तो इतने यूनिट बनाने में कितने पैसे लिए होंगे, ये एक यूनिट बनाने में इतना पैसा लगता है, इतने यूनिट बनाने में कितने पैसे लिए होंगे। तो ये आपके पास क्या है? ये 4,40,000 रुपए क्या है? टोटल वेजेस कॉस्ट है। टोटल वेजेस कॉस्ट है। ये क्या है? टोटल वेजेस कॉस्ट है। अब मैं आपको ऑलरेडी पीछे के प्रैक्टिस सेशन के अंदर बता चुका हूं कि जब भी आप एक्टिविटी या बजटेड एक्टिविटी लेवल कॉस्ट में लेंगे तो हमेशा आंसर किसकी फॉर्म में निकालना पड़ेगा? परसेंटेज की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। याद है ये वाली बात नहीं? या नहीं याद है? हमने बात करी थी अगर यूनिट लो, आवर्स लो, तो कोई टेंशन नहीं है, केजीज लो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस वक्त कॉस्ट ले लोगे, जिस वक्त कॉस्ट ले लोगे, उस टाइम पे जब तुम OAR कैलकुलेट करोगे तो किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करोगे? परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करोगे। तो आंसर बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। 2 डेसिमल प्लेस एग्जामिनर ने बोला है तो 2 डेसिमल प्लेस बनाइएगा। 28.93% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी मेरी टोटल डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट आती है इस डिपार्टमेंट के अंदर, खाली एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, असेंबली डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, हर डिपार्टमेंट का अलग OAR निकलता है, राइट? ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हर डिपार्टमेंट का अलग ओवर बजट प्रोडक्शन ओवरहेड अलग आता है, तो जाहिर सी बात है उस डिपार्टमेंट का OAR भी अलग निकलेगा। इसका मतलब यह है कि जो मेरा असेंबली डिपार्टमेंट है उसके अंदर जितनी भी मेरी टोटल डायरेक्ट लेबर की वेजेस की कॉस्ट आती है उसका 23.93% मेरे ओवरहेड्स होते हैं। अगर आप इस बात को ऐसे नहीं मानते तो आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इसकी जो भी टोटल डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट आती है उस कॉस्ट का 28.93% ओवरहेड्स होते हैं आपके बिजनेस के। यानी कि उतने आपके खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, स्पेस कॉस्ट का खर्चा, हीट एंड लाइट का खर्चा, वो तमाम खर्चे किस रेट के हिसाब से होते हैं? जो भी आपकी टोटल डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट आती है उसका 28.93। इस डिपार्टमेंट में, चलो सब भूल जाओ, इस डिपार्टमेंट में ये जो अभी हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं इसके अंदर टोटल डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट आई कितनी थी? 4,40,000। कितनी कॉस्ट आई थी? 4,40,000 आई थी। इतनी बात मानते हो? इस 4,40,000 के ऊपर जरा
इस 4,40,000 रुपए के ऊपर जरा 28.93% तो लगाइए। कितना आंसर आ रहा है? 127,308। और आपके ओवरहेड्स भी कितने आए थे? ऊपर आपने बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने निकाले थे? देखिए, आपने बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने निकाले थे ऊपर इस डिपार्टमेंट के? सेम निकाले थे, वहीं पे वापस आ गए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है उसका 28.99% इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? ओवरहेड्स के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है? ओवरहेड्स के बराबर होता है। वो ये कहना चाह रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जो आपने ओवरहेड्स को हर एक चीज के ऊपर एब्जॉर्ब करना था वो इसी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता था। इसको करने का एक और बेहतर तरीका, और बेहतर क्या, एक और तरीका भी हो सकता था। वो कैसे हो सकता था? आपके पास ये बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए, ये यहाँ पे आपके पास आ गए थे। ये टोटल कितने यूनिट्स के आए थे? आपने कितने यूनिट्स बनाए थे? याद है किसी को? टोटल आपने कितने यूनिट्स बनाए थे? मैं ऐसे ही बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा मजीद खुल जाए। टोटल कितने यूनिट्स बनाए थे जो ये आपके पास ओवरहेड्स आए हैं? इस डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स बने थे? कोई बता सकता है इस एमडी डिपार्टमेंट के अंदर टोटल कितने यूनिट्स बने थे? 35,000। 35,000 यूनिट बने थे। 35 कैसे बन रहे हैं? 22,000, 27,000 यूनिट्स बने थे। 35,000 तो नहीं बने ना बेटा, 12,000 बने, 10,000 बने और 5,000 बने, यानी कि 35,000 यूनिट्स बने। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको आप 35,000 से पहले डिवाइड कर देते तो आपके पास ओवरहेड पर यूनिट आ जाता पहले से, ठीक है, और उससे आप ओआर निकाल लेते। लेकिन वो एक लंबा सिनेरियो हो जाता। बट जो आपके बेसिक्स के ऊपर बात की है मैंने, जब आप थोड़े से 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे तो आप ऐसे सोच सकते हो। शायद टू अर्ली है मुझे ये बात करने के लिए, लेकिन फिर भी छोड़ो। अभी फिलहाल आप इसको देखो, और इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले आप वो मुझसे क्लियर करो कि अभी तक जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा है, पहला पहला ओ ए आर कैलकुलेट करा है, वो जो पहला ओ ए आर कैलकुलेट करा है वो बेसिस किसके ऊपर करी है? डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। क्या ये पूरे तरीके से क्लियर है कि ये ओ ए आर कैसे कैलकुलेट होके आया, या कोई क्वेश्चन है, कोई दिमाग के अंदर कोई सवाल है? बेटा इसका मतलब तुम पुरानी क्लास से फिर मिस करते हो ना, तो फिर यही होगा। 100 से सिर्फ तब डिवाइड करेंगे जब कॉस्ट डिनोमिनेटर के अंदर रखी जाएगी। जब कॉस्ट डिनोमिनेटर के अंदर रखोगे तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, परसेंटेज में आंसर आएगा। अगर कॉस्ट डिनोमिनेटर में नहीं रख रहे, अदर देन कॉस्ट कोई और चीज रख रहे हो, यूनिट्स रख रहे हो, आवर्स रख रहे हो, केजीज रख रहे हो, लीटर रख रहे हो, मीटर रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना होता। दैट्स इट। ये हम लोगों ने बहुत, जब ओआर सीखा था उसके अंदर हम लोगों ने ये बात करी। सही है, डन है, क्लियर हो गया? और कोई सवाल? आज का सवाल पूछिएगा, आज का, आज का, अभी जितना जो कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं वो आज का सवाल पूछें। आज का कोई सवाल है या सब क्लियर है? आज की बात क्लियर है तो मुझे बस लिख दो क्लियर, ताकि मैं आगे बढ़ूं, अगला ओएआर कैलकुलेट करूं। राइट, चलो बताओ। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बात करते हैं। नंबर 2, नंबर 2 के अंदर क्या कैलकुलेट करने को बोला है? फिनिशिंग डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। अब क्या करना है आपने? अब यहां पे जरा देखिएगा, अब आपने अगेन ओएआर तो कैलकुलेट करना है। हाँ, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। ओएआर तो कैलकुलेट करना है, लेकिन अब किसका करना है? फिनिशिंग डिपार्टमेंट का। ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट का ओएआर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ओएआर का तो फॉर्मूला सही सेम होता है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो इसके बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने आए थे? हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, 126,390 डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब क्या रखने को बोल दिया? अब बोल रहा है मशीन आवर्स रख दीजिएगा। पहले क्या बोला था? डायरेक्ट वेजेस रख दीजिएगा। डायरेक्ट वेजेस क्या होती है? कॉस्ट होती है। तो क्या किया था? मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। अब यहां पे आपने क्या रखना है? अब आपने क्या रखना है? अब आपने मशीन आवर्स रखने हैं। मशीन आवर्स का मतलब क्या है कि ये जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट आई है,
ये जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट आई है, इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर से, कितने मशीन के घंटे लगे होंगे इन तमाम ओवरहेड्स को आने में। तो अगर आप नोटिस करें तो एक यूनिट बनता था, अब जरा देखिएगा, एक यूनिट बनता था सिंगल सीट का, 2 घंटे लगते थे। आपने कितने यूनिट बनाए इसके? आपने इसके यूनिट बनाए 12,000 यूनिट्स। तो टोटल कितने आवर्स लगे होंगे सिंगल यूनिट को बनाने में? 24,000 घंटे लगे होंगे। मानते हो या नहीं मानते? 24,000 घंटे लगे होंगे इसको बनाने में। 74 लगे होंगे। 74 नहीं लग सकते, 24,000 आवर्स लगे होंगे सिंगल सीट बनाने में। मानते हो नहीं मानते हो? जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में जवाब दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, वरना मैं सोचता रहूंगा कि आप कहां पे फंसे हुए हैं, कहां पे नहीं फंसे हुए। उसके बाद फिर आपने जो दूसरी आपकी वो है, क्या कहते हैं, 2 सीट बेंच है, उसको एक सीट बेंच को बनाने में आपको 3 घंटे लगते थे और आपने 10,000 सीट बेंच बनाई है। इसका मतलब इसके ऊपर आपको कितने लगे होंगे? 30,000 घंटे लग गए होंगे, 30,000 आवर्स, राइट? 30,000 आवर्स लगे होंगे। और इसी तरीके से जो 3 सीट थी, उसको एक सीट को बनाने में 4 घंटे लगते थे और आपने 5,000 सीट्स बनाई हैं, तो कितने घंटे लग गए होंगे? 5 4 20,000। तो इसको 20,000 घंटे लग चुके होंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों को बनाने में, इन तीनों चीजों को बनाने में टोटल कितने घंटे लग चुके होंगे, तो आप बोलोगे सर 24,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000। तो मेरे ख्याल से बच्चे ने जो 74,000 बताया था वो टोटल देख के बताया होगा मुझे। तो 74,000 आवर्स लग चुके हैं, यानी कि कितने घंटे लग चुके हैं? 74,000 आवर्स, यानी कि 74,000 घंटे लगे हैं इन सिंगल सीट, 2 सीट और 3 सीट के यूनिट्स को बनाने में, जिसमें 12,000 बन गए सिंगल सीट के यूनिट, 10,000 बन गए 2 सीट के यूनिट और 5,000 बन गए 3 सीट के यूनिट्स, राइट? तो ये टोटल आवर्स कितने आ गए? 74,000। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहां पे आना है और 74,000 से डिवाइड कर देना है। कितना आंसर आ रहा है? 126,392 है। अच्छा, तो ये 92 है, इसका मतलब यहां से मुझे इसको 92 कर देना चाहिए, तो फिर यहां पे भी मुझे इसको 92 कर देना चाहिए। दैट्स इट, और तो कुछ भी नहीं करना, तो कर लेते हैं। चलो आंसर कैलकुलेट करो, आंसर कितना आ रहा है? दो डिफरेंट आंसर आ गए हैं, ये बड़ा फर्क है इनके अंदर। अगर किसी बच्चे ने दोबारा से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो फिर उसने गलती कर दी। यहां पे डिनोमिनेटर में तुमने क्या रखा है बच्चा? आवर्स रखा है। ऊपर वाले डिनोमिनेटर में क्या रखा था? कॉस्ट रखा था। जब कॉस्ट रखते हैं तब मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, जब आवर्स, यूनिट, केजी, मेजी रखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे ना। सही है, चलो। तो आंसर बताओ कितना आ रहा है? 1.1, 1.71, 1.71 पर मशीन आवर्स। यानी कि ये कहता है कि जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर जब काम होता है, तो जब 1 घंटे मशीन चलती है, तो जो ओवरहेड की कॉस्ट है, ओवरहेड कौन से कॉस्ट होते हैं? ओवरहेड कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे। जैसे कि यहाँ पे ओवरहेड कौन कौन से थे? यहाँ पे था डेप्रिसिएशन, स्पेस कॉस्ट, एलोकेटेड ओवरहेड्स। तो ये इन सबको मिला के जो इनकी कॉस्ट आती है पर आवर, वो कितनी आती है? 1.17। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में टोटल कितने घंटे मशीन चली थी, तो आप बोलोगे सर 74,000 आवर्स मशीन चली थी। तो मैं आपसे बोलूं अगर ये 74,000 आवर्स मशीन चली थी, तो मुझे बताओ ओवरहेड्स कितने आए होंगे? तो आप बोलोगे सर ये जो खर्चे आए होंगे, जो हम हर एक यूनिट पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो इस तरीके से आ रहे थे कि 74,000 आर अगर मेरी मशीन चली थी, तो हर 1 घंटा जब मशीन चलती थी, यानी कि 1.71 पर मशीन आर, पर मशीन आर का ओवरहेड आता था। तो जरा आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 74,000 मल्टीप्लाई बाय 1.71, तो कितना आंसर आ रहा है जरा मुझे बताइए कैलकुलेट करके। तो आपको ओवरहेड्स पता लग जाएंगे, कितने ओवरहेड्स आ रहे हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। हम्म। 1 2, मतलब वो वही बनेगा, 126,392 बनेगा। डेसिमल प्लेसेस आप पूरी ले लोगे तो वही बराबर आंसर आ जाएगा, यानी कि वही ओवरहेड्स आ जाएंगे जो आपने ऊपर लिए थे, जो आपने ऊपर ओवरहेड्स लिए थे। ठीक है, बात समझ आती है? तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे? ओवरहेड्स आ जाएंगे। डन। अब देखो ओ ए आर निकालना, जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट था उसका ओ ए आर निकालना भी देख लो कैसे निकलेगा। क्लियर है? समझ गए? यहां तक बात हो गई?
क्लियर है ना, सबको क्लियर है? यहां तक देख लो, अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना क्लियर लिखो ताकि हम आगे जाए। सबको क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो उसके बाद पुराना सवाल दोबारा से नहीं पूछना। अभी जितना पूछना है, जब मैं रुकता हूं मैं बोलता हूं कि जितने पूछने पूछो, तो उस टाइम पे जो मैं आपको क्लियर करूंगा वो आपकी जिंदगी भर क्लियर रहेगा। 1.71 OAR है, यानी कि जब मेरी मशीन 1 घंटा चलेगी तो जो मेरे ओवरहेड की कॉस्ट आएगी वो कितनी कॉस्ट आएगी? वो $1.17 की कॉस्ट आएगी। ये मेरे पास जो आएगा $1.17, ये ओवरहेड का खर्चा आएगा जब मेरी मशीन 1 घंटे चलेगी मेरे फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर। 2 घंटे चलेगी तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 3 घंटे चलेगी तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, ओवरहेड की कॉस्ट पता लग जाएगी। 74,000 आवर्स चली थी तो मल्टीप्लाई बाय 74,000 आवर्स कर लो, तो आपको ओवरहेड की कॉस्ट पता लग जाएगी। ठीक है? अच्छा भाई, अब ये मशीन अगर 10 लाख घंटे भी चले तो मैं 10 लाख घंटे के ओवरहेड्स कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई 10 लाख घंटे के अंदर जो ओवरहेड का खर्चा आएगा वो क्या खर्चा आएगा, ओवरहेड का खर्चा कितना आ रहा होगा। डन, क्लियर है? आगे बोलते हैं, स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ओवरहेड रिकवरी रेट। बोल रहा है कि भाई स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ओवरहेड रिकवरी रेट। ये जो ओवरहेड रिकवरी रेट आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, डिफरेंट बेसिस रख देते हैं। कभी मशीन आवर्स रख देते हैं, कभी लेबर आवर रख देते हैं, कभी लेबर कॉस्ट रख देते हैं, कभी लीटर रख देंगे, कभी केजी रख देंगे, कभी मीटर रख देंगे, कभी प्राइम कॉस्ट रख देंगे, जो बोलेगा वो रखते जाएंगे। हाँ, याद रखिएगा, हमारे पास नॉर्मल सवालों के अंदर दो चीजें आती हैं, मैं आपको बता देता हूं। वो बोलता है कि ओ, मैं यहाँ पे ऐसी, अब मैं कुछ बात कर रहा हूं, जरा सुनिएगा, कि बोलता है OAR कैलकुलेट करो। और OAR कैलकुलेट करते हुए रेगुलर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जब हम नॉर्मल सिनेरियोस पे बात कर रहे होते हैं तो आपसे वो दो चीजों के ऊपर OAR कैलकुलेट करवाता है, या तो मशीन आवर्स पे यानी कि बेस मशीन आवर रख दीजिए, लेबर आवर्स पे करवाता है, या लेबर कॉस्ट पे करवा लेता है। सही है, यानी कि अभी हम लोगों ने सवाल के अंदर देखा कि मशीन आवर इस्तेमाल करवाया और लेबर कॉस्ट इस्तेमाल करवाया। कभी कभी सवालों के, ज्यादातर सवालों के अंदर लेबर आवर्स देता है, बट इस सवाल के अंदर कभी कभी लेबर कॉस्ट दे देता है, तो कॉस्ट अगर दे दे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। दैट, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा जहां पे वो आपको बेस नहीं देगा। कभी कभी ऐसा सवाल आएगा जहां पे वो बेस के बारे में खामोश हो जाएगा। यानी कि सर कैसे खामोश हो जाएगा? यानी कि वो बोलेगा कैलकुलेट, अब जरा सुनिएगा सवाल कैसे देगा, कैलकुलेट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द ओवरहेड रिकवरी रेट। आपको क्या करना है, ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करना है फॉर द असेंबली डिपार्टमेंट एंड द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। और आगे ये वाली बात नहीं लिखेगा, बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, नहीं लिखेगा, खामोश हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर आप कैसे पहचानोगे कि आपने OAR के अंदर बेस क्या रखनी है? क्योंकि बेस तो बहुत सारी रख सकते हो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं कि एग्जामिनर अगर आपको सवाल ऐसा दे कि जिसके अंदर वो आपको बता ही नहीं कि बेस क्या रखनी है, फिर आपने क्या करना होगा, आपने दो चीजें सोचनी होगी। आपने ये देखना होगा कि भाई ये जो मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, एक असेंबली डिपार्टमेंट है, राइट, एक असेंबली डिपार्टमेंट है और एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। मुझे ये देखना होगा कि इन दोनों डिपार्टमेंट में से कौन सा डिपार्टमेंट कैपिटल इंसेंटिव है और कौन सा डिपार्टमेंट लेबर इंसेंटिव है। अगर मैं ये देखूंगा कि मेरे पास असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा, मोर मशीन आवर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये लिख लीजिए अपने पास, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, या एग्जांपल देके असेंबली डिपार्टमेंट के करके बात कर रहा हूं, मोर मशीन आवर्स यूज्ड देन लेबर आवर्स, या आप खुद ही समझ जाइएगा, देन लेबर आवर्स। इसका मतलब आपने यहां पे बेस क्या बना देनी होगी, मशीन आवर्स को ही बेस बना देना होगा। किसको बेस बना देना होगा? मशीन आवर्स को। लेकिन अगर इसी डिपार्टमेंट के अंदर मोर लेबर आवर्स आर यूज्ड, तो फिर आपने किससे डिवाइड कर देना होगा? लेबर आवर्स से डिवाइड कर देना होगा, लेबर आवर्स से। और ऊपर किससे डिवाइड कर देना था? मशीन आवर्स से। मैं पूरा लिख देता हूं, अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर, अगर किसी
डिपार्टमेंट के अंदर मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसको हम कैपिटल इंसेंटिव एनवायरनमेंट कहते हैं। और अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर लेबर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, लेबर ज्यादा घंटे काम कर रही होती है, तो उसको हम लेबर इंसेंटिव एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा सवाल के अंदर कि भाई ये भले ये डिपार्टमेंट लेबर इंसेंटिव है या कैपिटल इंसेंटिव है। देखने का तरीका क्या है, अगर मशीन आर ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो मशीन आर से डिवाइड कर देना, लेबर आर ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो लेबर आर से डिवाइड कर देना। जो चीज ज्यादा हो इन दोनों में से, विच एवर इज हायर, उसको आप बेस बना देंगे, उसको क्या कर देंगे, बेस बना देंगे। तो यहां पे भी वो यही बोल रहा था, इस सवाल के अंदर भी वो आपसे यही बात कर रहा था कि स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो भाई ये मेथड्स क्या होते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि whether the department is capital incentive environment or the labor incentive environment. If the department is capital incentive, it means that we will make the base on machine hours, whereas if the department is labor incentive, then we will make the base on the basis of total labor hours. राइट तो वो यही पूछ रहा था कि भाई क्या मेथड इस्तेमाल करोगे कि जब आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल रहे होगे, क्या चीजें देखोगे, क्या डिफरेंट देख सकते हो। तो ये चीज आपको देखनी होगी कि ये वेदर ये लेबर इंसेंटिव है या मशीन इंसेंटिव। राइट क्लियर, आसान हो जाए तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करें। अच्छा भाई, अब एग्जामिनर आपसे क्या बोलता है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं जो कि लास्ट रिक्वायरमेंट है। उसके अंदर ये बोलता है कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर आप कैलकुलेट कीजिए द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 2 सीट बेंच। बोल रहा है कि आप जरा मुझे बताइए कि जब आप एक 2 सीट बेंच बनाएंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। यानी कि जब हम एक 2 सीट बेंच बनाते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट कैसे आनी चाहिए। आप सब भूल जाइए, आप सब भूल जाइए। आप सिर्फ इतना सोचिए, मैं यहाँ पे ये हम कर रहे थे नवंबर 2007 मेरे ख्याल से, राइट, नवंबर 2007। क्वेश्चन 13 हमारी बुक का है, पार्ट सी। अब जरा सुनिएगा, कैलकुलेशन हम लोग करने क्या जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ 1 या कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 1 2 सीट बेंच। अच्छा भाई, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट करने चाह रहे हैं कि जो हमारी एक 2 सीट बेंच बनेगी उसकी टोटल कॉस्ट कैसे आएगी। अच्छा, अब आप बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाएं तो बेसिक्स के ऊपर मैंने क्या सिखाया था कि किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट, किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन दोनों को आप आपस में ऐड कर दीजिए तो आपको आपको पता लग जाएगा कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है एक किसी भी यूनिट की। अगर आप सारी चीजें टोटलिटी में ले लें तो टोटल कॉस्ट तमाम यूनिट्स की पता लग जाएगी, और अगर आप एक सीट की चाहें तो एक एक चीज की चाहें तो पर यूनिट वैल्यूज लेके सारी चीजें पर यूनिट लें और पर यूनिट के ऊपर कैलकुलेट कर लें। इस वक्त एग्जामिनर ने हमसे क्या मांगा है कि भाई एक सीट बेंच, जो हम लोग एक 2 सीट बेंच बनाएंगे उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो हम ये टोटल कॉस्ट निकालेंगे किस तरीके से। भाई आप कुछ भी नहीं करिए, आप एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लीजिए और वहां पे आप लिखिए सबसे पहले तो जब आप सीट जो आप ये 2 सीट बनाएंगे तो इस 2 सीट को बनाने में आपके पास जो नॉर्मली जो हमारे सामने खर्चे आ रहे थे वो कौन कौन से खर्चे आ रहे थे, पहले हम वो देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। स्टार्ट कर दे, देख लो भाई सब लोग, फिर स्टार्ट करूं मैं, सब लोग बता दो, स्टार्ट कर सकता हूं। ओके, तो हम लोगों ने करनी किसकी कैलकुलेशन है, इसकी। हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि जब मैं एक 2 सीट बेंच बनाऊंगा, जब एक 2 सीट बेंच बनेगी तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो मुझे ये बात पता थी कि मैं जब एक 2 सीट बेंच बनाता था तो उसके ऊपर जो मटेरियल की कॉस्ट आती थी, अब जरा देखिएगा, जो उसके ऊपर मटेरियल की कॉस्ट आती थी वो कितनी आती थी, $25। ये टोटल है या पर यूनिट है सर, एक यूनिट की कॉस्ट है। एक यूनिट की मटेरियल की कॉस्ट कितनी आती थी, $25 आती थी। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल
जो कि कितने का था, $25 का था, एक यूनिट का 2 सीट का। उसके बाद फिर जब मैं ये सिंगल सीट या वो सॉरी 2 सीट जब मैं बनाता था तो उसके ऊपर लेबर जो लगती थी मेरी, वो लेबर सिंगल यूनिट को असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर कितने पैसे लेती थी, $13 लेती थी। और फिर वही सीट जब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाती थी तो वहां लेबर कितने पैसे लेती थी मुझसे, $4 लिया करती थी। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा डायरेक्ट लेबर। लेकिन लेबर दो डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रही है तो दोनों डिपार्टमेंट्स की लेबर लेनी पड़ेगी, एक असेंबली की और एक फिनिशिंग की। तो जो असेंबली था, असेंबली के अंदर वो पर यूनिट मेरे पास कितने पैसे लेती थी, $13 लिया करती थी। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने लिया करती थी, $4 लिया करती थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट आ गई लेबर की, और $4 फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्ट आ गई लेबर की। तो मुझे यहां से ये पता लग गया कि मेरी टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अपनी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर लीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए और बताइए कितनी आ रही है। तो 25 + 13 + 4 कितना आ रहा है, टोटल करो बेटा, 42 आ रहा है। तो ये 42 जो आपके पास आ रहा है, ये 42 आपके पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। अब आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी होगी, अब आपने कैलकुलेट करने होंगे ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ओवरहेड्स जो थे आपके, जो ये डिपार्टमेंट था, अब जरा सुनिएगा, सुनिएगा जरा बात को गौर से। ये जो मैं 2 सीट बना रहा था, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाके बनती थी, एक असेंबली डिपार्टमेंट में जाके बनती थी, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाके बनती थी। यानी कि ये दो डिपार्टमेंट में से गुजरती हुई आया करती थी। तो यानी कि जो ओवरहेड्स भी आए होंगे वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर ही ओवरहेड्स भी आए हुए होंगे। अब ये ओवरहेड्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं असेंबली डिपार्टमेंट की। अब इसमें आपका OAR काम आने वाला है। तो अब आप देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, सही है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने ये बोला कि जो ओवरहेड्स हैं ये कहां कहां आए होंगे। ये ओवरहेड्स दोनों डिपार्टमेंट में आए होंगे, असेंबली डिपार्टमेंट में भी आए होंगे और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी आए होंगे। क्यों, क्योंकि जो ये 2 सीट बेंच थी ये पहले असेंबली डिपार्टमेंट में जाती थी, वहां पे प्रोडक्शन हो रही होती थी और उसके बाद वहां से ट्रांसफर होकर जाती थी फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये दोनों डिपार्टमेंट के अंदर जाएगी, तो जो ओवरहेड्स आएंगे वो भी दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर आएंगे। एक आपका असेंबली डिपार्टमेंट में आएगा और दूसरा जो ओवरहेड आएगा वो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स आएंगे। यानी कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी काम किया तो उधर से भी ओवरहेड्स आएंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जो असेंबली डिपार्टमेंट था उसका ओवरहेड रेट क्या था। असेंबली डिपार्टमेंट में जो हमने OAR कैलकुलेट किया था वो कितना OAR कैलकुलेट किया था, तो असेंबली डिपार्टमेंट का जो हमारा OAR कैलकुलेट होके आया था दैट वाज मेरे ख्याल से समथिंग 28 पॉइंट समथिंग था। तो उसका जो हमारा OAR कैलकुलेट होके आया था वो कितना OAR कैलकुलेट होके आया था, 28.93। और जो दूसरा था मेरा फिनिशिंग डिपार्टमेंट, उसमें OAR कितना कैलकुलेट होके आया था, 28 पॉइंट सॉरी 1.71। सही है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, असेंबली डिपार्टमेंट का जब मैंने OAR कैलकुलेट किया था, जब मैंने असेंबली डिपार्टमेंट का, आप सुनना जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, जिंदगी भर यही करना होगा। जब मैंने असेंबली डिपार्टमेंट का OAR कैलकुलेट किया था तो वो 28.7, मेरे ख्याल से 28.793, सॉरी 93 था, ठीक है, 28.93 था। ये 28.93 मैंने किस बेसिस के ऊपर निकाला था, लेबर की बेसिस पे निकाला था, आवर्स की बेसिस पे निकाला था, लेबर कॉस्ट की बेसिस पे निकाला था, लेबर वो आवर्स की बेसिस पे निकाला था, या मशीन आवर की बेसिस पे निकाला था, किसकी बेसिस के ऊपर निकाला था ये मैंने, किसी को याद है 98.93 जो आया था ये किसकी बेसिस पे आया था, कौन सी कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, किसकी कॉस्ट के ऊपर आया था, किसकी कॉस्ट पे बोला था, किसकी कॉस्ट बेस रखी थी मैंने, लेबर कॉस्ट। क्या बोला था इसने, यहाँ पे हम लोगों ने बेस डिनोमिनेटर में क्या रखा था, लेबर की कॉस्ट डिनोमिनेटर में रखी थी ना, यहाँ पे हमने क्या रखी थी, लेबर की कॉस्ट डिनोमिनेटर में रखी थी। इसका मतलब क्या था कि जो भी मेरे पास लेबर की कॉस्ट आएगी असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर, जो भी मेरे पास लेबर की कॉस्ट आएगी, उस लेबर की कॉस्ट का 28.93% मेरा ओवरहेड होगा उस डिपार्टमेंट का। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा यहां पे मैं जब सिंगल सीट बेंच बना रहा था तो जो लेबर की कॉस्ट आ रही थी वो लेबर की कॉस्ट असेंबली डिपार्टमेंट में कितनी आ रही थी, $13 की आ रही थी, $13 की लेबर कॉस्ट आ रही थी। इस $13 का
28.93% क्या हो जाएगा मेरा, इसी डिपार्टमेंट का ओवरहेड का खर्चा पता लग जाएगा। इसी डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना आया वो पता लग जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, $13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, $13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों सर 13 से, 25 से क्यों नहीं, 4 से क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे जो तुमने बेस रखी थी, यहां पे जो तुमने बेस रखी थी, वो कितनी बेस रखी थी, वो तुमने बेस रखी थी लेबर कॉस्ट। तो ओएआर को मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। तो 13 समथिंग ये जो है 13 मल्टीप्लाई बाय 28.93, तो जरा कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। 376 आ ही नहीं सकता क्योंकि टोटल है ही 13, तो 13 का ही कुछ आएगा। 28% तो अंदर ही इसके कुछ होगा मेरे ख्याल से, 3-4 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जो भी आ रहा है आप कैलकुलेट तो कीजिए। सही है। अच्छा भाई, तो कितना आ रहा है 3.75। तो यानी कि जो मेरा असेंबली डिपार्टमेंट था उसके अंदर जो मेरे ओवरहेड की कॉस्ट आई थी एक 2 सीट बेंच को बनाने की, वो कितनी आ रही है, 3.76 आ रही है। यानी कि एक जब मेरी मशीन बनी तो उसके ऊपर मटेरियल की कॉस्ट आई $13, और उस $13 का 28.93 असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड बनना चाहिए था। वो मैं पीछे ही कैलकुलेट कर चुका। तो यहां पे मुझे पता लग गया कि ये जो मेरा असेंबली डिपार्टमेंट है इसमें ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ रही है, 3.76, राइट। अच्छा भाई, फिर अब बात करते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट का। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का जो ओएआर हमने कैलकुलेट किया था वो कितना आ रहा था, वो हमारे पास ओएआर कैलकुलेट होके आया था 1.17, या सॉरी 1.71, यानी कि हमारे पास यहां पे कैलकुलेट होके आया था 1.71। ये जो 1.71 हमने कैलकुलेट करा था, ये किसकी बेसिस पे कैलकुलेट करा था, लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स या मशीन आवर, किसकी बेसिस के ऊपर कैलकुलेट हुआ था ये, बताइए किसकी बेसिस पे कैलकुलेट किया था, मशीन आवर्स पे। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर जब ये 2 सीट बेंच गई तो इसको कितने घंटे लगे थे बनने के लिए, कितने घंटे के अंदर ये तैयार हो रही थी। तो अगर हम यहाँ पे सवाल के अंदर आए और सवाल में देखें, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए तो जो आपकी 2 सीट बेंच थी वो कितने घंटे लेती थी, वो कितने घंटे में तैयार होती थी, मशीन आवर्स कितने लगते थे उसको, 3 घंटे लगते थे। कितने घंटे लगते थे, 3 घंटे लगते थे एक यूनिट को तैयार होने में। और जो मेरी ओवरहेड की कॉस्ट है वो कितनी आया करती थी, हर एक मशीन आर की, हर एक घंटा जब मेरा मशीन चलता था तो जो ओवरहेड की कॉस्ट आती थी वो कितनी आती थी, 1.7 आर। 2 घंटे चलती तो 3 पॉइंट कुछ आ जाती। अगर 3 घंटे चली है तो मेरे ख्याल से पता नहीं 4 या 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जितने घंटे यहाँ पे ये मशीन चली थी। तो कितने घंटे ये मशीन यहाँ पे चली थी, 3 आवर्स मशीन चली थी इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई होगी ओवरहेड की, टोटल खर्चा ओवरहेड का कितना आया होगा, 5.13। ये आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ चुके हैं, क्योंकि ओवरहेड्स दो ही डिपार्टमेंट में आने थे, क्योंकि बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से डिपार्टमेंट में निकाले थे, दो ही डिपार्टमेंट में निकाले थे, एक असेंबली में एक फिनिशिंग में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये जो ओएआर हमने निकाला था उसी की बेसिस के ऊपर करा था। सर लेबर पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट की क्यों नहीं ली भाई, क्योंकि लेबर के वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का ओएआर जब तुमने निकाला था तो बेस क्या बनाया था भाई, ओएआर जब निकाला था तो बेस क्या बनाया था, बेस क्या रखा हुआ था, 74,000 आवर्स। ये 74,000 क्या थे, मशीन आवर्स थे। तो किसकी बेसिस के ऊपर ओएआर निकला हुआ था, मशीन बेसिस के ऊपर ओएआर निकला हुआ था। तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, जितने घंटे मशीन चली इस एक यूनिट को बनाने के लिए, उतने घंटे के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें ओवरहेड पता लग जाएगा। तो यहां पे हमने क्या करा है, 3 को मल्टीप्लाई करा 1.71 पर मशीन आर से, यानी 1 घंटा मशीन चलेगी तो 1.71 ओवरहेड का खर्चा आएगा। अगर 3 घंटे बनाने में इसको लगे तो टोटल ओवरहेड का खर्चा इस पे कितना आया होगा एक यूनिट के ऊपर, 5.13 का खर्चा आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर लूंगा, 3.76 प्लस 5.13, दोनों को ऐड कर लो बेटा, कितना आ रहा है जरा मुझे बताओ, 50 है। 50.89 कैसे बन जाएगा बेटा, 3 + 8, 8.9, 9 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, या 8 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 8.89, 8.89 ये ओवरहेड्स आ गए। अच्छा मुझे पता है कि प्राइम कॉस्ट के अंदर जब मैं ओवरहेड्स को ऐड कर दूंगा, जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना पड़ेगा। तो फिर जो आंसर बताया है 50.89, मेरे ख्याल से वो सही होना चाहिए। 50.89 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ वन
2 seat bench। देखो इसको, और अब जितने सवाल हैं सारे पूछो। ये हो गया, दिस इज कंप्लीट। अब जितने सवाल हैं आप सारे पूछ सकते हैं। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अब मैं आपको माइक खोलने की ऑप्शन भी दे देता हूं, तो अगर आप माइक पे कुछ चीज पूछना चाह रहे हैं तो आप माइक पे पूछें, लेकिन जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। सही है? अलाउ पार्टिसिपेंट एंड स्पीकर जोन। किसी को कुछ पूछना है तो वो माइक पे भी अब पूछ सकता है सवाल मुझसे, और लिख के भी पूछ सकते हैं, कोई भी चीज, कोई भी चीज। तो नहीं है प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। क्लियर है तो चलो फिर, जिनका क्लियर है वो मुझे क्लियर लिख दें इसके ऊपर शायद पे। फैक्ट्री ओवरहेड 28.09 नहीं है बेटा, पहली बात वो 28 भाई आप सब भूल जाएं। देखें, आपने जो ओ कैलकुलेट किया था, आपने दो डिपार्टमेंट का ओ कैलकुलेट करा था, एक फिनिशिंग का, एक असेंबली का। पहले असेंबली का करा था तो पहले असेंबली लिख लेता हूं, और दूसरा फिनिशिंग का करा था। असेंबली का ओ कितना आया था? 28.93% आया था। वेयर एज जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट था उसका ओ कितना आया था? 1.71 पर मशीन आर आया था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट जब बनेगा असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जाके, मेरा कोई भी प्रोडक्ट जब बनेगा असेंबली डिपार्टमेंट में जाके, तो चलो मैं इसको एक काम और कर लेता हूं। 28.93%, ये जो हम लोगों ने निकाला था, ये हम लोगों ने कैसे निकाला था? 28.93% ऑफ डायरेक्ट लेबर। हाँ, इसका मतलब क्या था कि मेरी लेबर जब भी काम करेगी, डायरेक्ट लेबर आगे कॉस्ट भी लिख लेता हूं, चलो और आसान कर देता हूं। जब भी मेरी लेबर की कोई भी कॉस्ट आएगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की, जैसे कि यहां पे मेरी लेबर की जो कॉस्ट है इस डिपार्टमेंट में, वो कितनी कॉस्ट आ रही थी? डायरेक्ट लेबर की 13 कॉस्ट आ रही थी। इसका मतलब यह है कि जो भी मेरी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी उसका 28.93% मेरा ओवरहेड बन जाएगा। उसका 23.98% क्या बन जाएगा? मेरा ओवरहेड बन जाएगा। तो मैंने करा भी क्या, मैंने जब ओवरहेड्स की कैलकुलेशन स्टार्ट करी तो मैंने ये देखा कि मेरी लेबर की कॉस्ट आई हुई कितनी है। मैंने देखा कि यार एक 2 सीट बेंच को बनाने के लिए $13 की आई हुई है, और इस $13 का 28.93 जो होगा वो क्या होगा? वो मेरा OAR होगा, यानी कि असेंबली डिपार्टमेंट का 28.93 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि जो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा। यानी कि जो हम लोग ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इस 13 को, जो कि मेरी लेबर कॉस्ट है, इस लेबर कॉस्ट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 28% से, यानी कि इसका 28% कैलकुलेट कर लेंगे, 28.93% कैलकुलेट कर लेंगे, तो मुझे पता लग जाएगा इसके ओवरहेड कितने आ रहे हैं। इसी तरीके से जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट था, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर जब मैंने OAR कैलकुलेट किया था तो वो आया था $1.17 पर मशीन आर, यानी कि इसका OAR कैसे कैलकुलेट किया था? इसका OAR ऐसे कैलकुलेट किया था कि जब मशीन 1 घंटा चलेगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आएगी? 1.71 की कॉस्ट आएगी। अगर 2 घंटे चलेगी तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 3 घंटे चलेगी तो ओवरहेड की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, 5 घंटे चलेगी मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो। अब मैंने ये देखा कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जो मेरा फिनिशिंग डिपार्टमेंट था उसके अंदर जो मेरा OAR था वो तो 1.71 था पर मशीन आर। 1 घंटा मशीन चलेगी तो इतना ओवरहेड आएगा, लेकिन इस 2 सीट को बनाने में टोटल कितने घंटे मशीन चलती थी? सर 3 घंटे मशीन चलती थी, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मशीन के टोटल घंटे से जो एक यूनिट को बनाने में चलती थी।
समझ रहे हो? यानी कि जो भी OAR तुमने कैलकुलेट किया हुआ होगा उसको मल्टीप्लाई हमेशा उसी से करोगे जो तुमने बेस रखी थी। तो जो 28.93 तुमने OAR कैलकुलेट करा था तो उसको मल्टीप्लाई भी किससे करोगे? बेस क्या रखी थी? 28.93 क्या बेस रख के निकाला था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को रख के निकाला था। तो मल्टीप्लाई भी आज किससे कर रहा हूं मैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से कर रहा हूं मल्टीप्लाई। और जो मैंने 1.71 जो मैंने कैलकुलेट करा था वो मैंने किसकी बेसिस पे कैलकुलेट करा था? मशीन आवर्स की बेसिस पे कैलकुलेट करा था। तो जब मैंने मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया था तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा? जितने घंटे उसको बनाने में लगा था, जितने घंटे उसको बनाने में लगा था। दैट्स इट, दिस इज इट। बेटा सवाल के अंदर ही दिया हुआ होगा ना कि कितना ज्यादा लेबर इस्तेमाल हुई है और कितना ज्यादा मशीन आवर इस्तेमाल हुआ है। सवाल में खुद ही दिया हुआ होगा आपको, आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। जैसे यहाँ पे आपने मशीन आवर 74,000 आवर्स इस्तेमाल किए थे, सही है। तो अगर आप उसको मशीन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता लग जाएगी टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी आ रही है। और इसी तरीके से लेबर आवर्स आपको दिए हुए थे तो लेबर की कॉस्ट तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 4,40,000 रुपए। तो इस तरीके से आप उसकी कैलकुलेशन कर लोगे, आप देख लोगे, आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि यार चीजों को बनाने में घंटे ज्यादा लग रहे हैं या लेबर ज्यादा लग रही है, मशीन आर ज्यादा लग रहे हैं या लेबर आर ज्यादा लग रही है। वो सवाल के अंदर खुद ही आएगा। अभी आगे जाओगे तो आगे के सवालों में मैं करवाऊंगा वो चीज भी, लेकिन आपको ये पहले से क्लियर होनी चाहिए बात कि जो चीज ज्यादा लग रही है और एग्जामिनर खामोश है। अगर तो एग्जामिनर खुद मुंह से बोल दे, अगर एग्जामिनर खुद मुंह से बोल दे कि भाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगानी है, लेबर आवर्स लगाने, मशीन आवर्स लगाने, अगर तो लेबर खुद मुंह से बोल दे तो आपने वही बेस बनानी है। तब आपने कैपिटल इंसेंटिव, लेबर इंसेंटिव नहीं देखना। बट जब एग्जामिनर खामोश होगा तब वो चीज देखेंगे जो कि आगे के सवालों में जाके आएगा। ये क्या लिख रहे हो सर? क्लियर हो गया? बस एक इशू है कि मेरी कॉस्टिंग की बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको बेटा ये आगे पीछे पेजेस करोगे तो उसके अंदर तुम्हें नजर आ जाएगा, ये क्वेश्चन लाजमी होगा। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारी हर बुक के अंदर होंगे क्योंकि मैं ये हर साल पिछले 8 सालों से हर साल मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं करवाता ही आ रहा हूँ, क्योंकि 2007 का क्वेश्चन है ये, तो हम ने भी किया था। मैं आपको बता दूंगा, एक दफा आप ले आना बुक तो हम उसके अंदर देख लेंगे, सही है। और अगर नहीं होगा तो दूसरी बुक ले, कोई ऐसा मसला नहीं है। और वैसे भी अभी मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको ईयर भी बता दिया, तो फिलहाल आप इसको रफ पेपर के अंदर खोल सकते हैं। बाकी सबको क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है, सब डन हो गया 100%। ये हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, यहाँ से सारी बातें करना स्टार्ट करी थी। ये पूरा क्वेश्चन था, इसको तोड़ते गए, खोलते गए, समझते गए, एक एक चीजों को, एक एक चीज को पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, करते गए। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये काम कर सकते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप परेशान होगे बेटा, ठीक है। तो बस आपको बनाना क्या होता है, आपको बनाना ओवरहेड एनालिसिस शीट होती है, फिर उसके बाद आपसे OAR कैलकुलेट करवा लेता है, फिर उसके बाद सिंगल सीट या किसी भी एक यूनिट की आपसे क्या करेगा, सिंगल यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करवा लेगा। इससे ज्यादा क्या करेगा, आगे जाके सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करवा लेगा। उसके बाद उससे ज्यादा क्या करेगा, एक चीज और करेगा जिसका नाम है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, जो कि हम इसी वीक के अंदर पढ़ेंगे, जो कि मैं बोल रहा था कि वो भी पढ़ा दूंगा तो उसके बाद फिर डन हो जाएगा। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, जब तक इसके ऊपर हम लोग का हाथ सेट नहीं हो जाता, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम इसको पहले 100% पक्का करेंगे, क्योंकि ये कॉस्टिंग के मार्क्स मुझे नहीं छोड़ने हैं। बेटा व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप। कल की टाइमिंग जो है वो हमारी जो रेगुलर टाइमिंग है उसके ऊपर ही होगी मेरे ख्याल से। कितने बजे क्लास होती है कल? 9:30 बजे होती है ना कल क्लास? कल 9:30 बजे होती है क्लास हमारी रात में। जी सर, साढ़े 9:30 नौ बजे बजे होती आपसे है। मिलेंगे, और उसके बाद फिर कल और एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, मुश्किल करवाऊंगा। और उसके बाद फिर आपको हर एक क्वेश्चन इतना आसान लगेगा, आप खुद बैठ के करना शुरू हो जाओगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने पुराने लेक्चर्स अगर सही से लिए तो ये क्वेश्चन भी आपसे खुद ही हो जाना चाहिए था बेसिक्स के ऊपर। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कुछ कुछ बच्चे होते हैं फॉरन से, वो कूप अप कर लेते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, डिफरेंट होता है हर कोई एक दूसरे से, तो वो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कल मिलते हैं 9:30 बजे, ठीक है? चलो भाई, अल्लाह हाफिज। जो ओ लेवल्स वाले बच्चे हैं वो बस 2 मिनट वेट करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टार्ट करना, ठीक है? ओके, मैं ये वाली रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो रिकॉर्ड हो सके। और ये वाली मीटिंग में एंड कर रहा हूँ।